Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all again to the Prime Skills with the Unit 2nd of Soft Skills of AKTU's syllabus. आपकी जो इस यूनिट का नाम है वो है कॉन्वर्सेशनल एंड सोशल स्किल्स। तो आज हम इसके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनके थ्रू हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। लेट्स गो। जो हमारा इस यूनिट का सिलेबस है वो है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन, स्पीच एंड कॉन्वर्सेशन, डिस्टिंक्शन। इसके अलावा हम उसमें लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट को सस्टेन कर सकते हैं, रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एट्रीब्यूट्स, इफेक्टिव इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपका सिलेबस है जिसके ऊपर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो डिपेंडेंट होंगे। So let's go to the first question. The first question is, which of these must be avoided in a speech? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको स्पीच देते टाइम अवॉइड करना चाहिए? So guess your answer. Take your 1 to 2 seconds. And your correct answer is illogical sound. Illogical sounds कौन सी होती हैं? इलॉजिकल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव बनाते हैं। जैसे अगर आप बोलते हुए बीच में, सेंटेंसेस के बीच में अ की आवाज निकालते हैं, जैसे माय नेम इज अंकित, आई स्टडी इन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वांट टू गो फॉर फॉरेन स्टडीज। सो ये जो बीच में हम सेंटेंसेस के बीच में इन सब चीजों की जो आवाजें निकालते हैं वो आपकी इलॉजिकल साउंड्स कहलाती हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। तो जब भी आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो इलॉजिकल साउंड्स का आपकी स्पीच में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अगर आप एक इम्पैक्टफुल और इम्प्रेसिव स्पीकर बनना चाहते हैं। इसके अलावा जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट एंड इंटरेस्ट, ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी स्पीच के अंदर होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these is required to convey large information? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपकी लार्ज इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए जरूरी है? एंड द राइट आंसर इज प्रिपरेशन। ऑलवेज रिमेंबर, दो तरह की टॉक्स आपकी जनरली होती हैं। एक होती हैं आपकी स्मॉल टॉक्स, लेट मी जस्ट टेल यू, एक होती हैं आपकी स्मॉल टॉक्स और एक होती हैं आपकी स्पीचेस। तो ये जो आपकी स्मॉल टॉक्स होती हैं बच्चों, ये स्मॉल टॉक्स वो टॉक्स होती हैं जिसके लिए आपको कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती, ठीक है, क्योंकि आप इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जो आपकी स्पीचेस होती हैं, इनको बेसिकली प्रिपेयर्ड स्पीचेस बोला जाए तो ज्यादा बेटर है। इनको आपको प्रिपेयर करना होता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्पीच के लिए आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो प्रोबेबली यू वुड नॉट बी एबल टू कन्वे द लार्ज इंफॉर्मेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड बाय अ स्पीकर? एंड द राइट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं बच्चों जिनका मीनिंग जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ और मीनिंग रख सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और मीनिंग रख सकते हैं, जिनके मल्टीपल मीनिंग्स आपके गेस किए जा सकते हैं या फिर व्यक्ति के द्वारा सोचे जा सकते हैं। तो जब आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या फिर आप एक स्पीकर हैं तो अगर आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो जो आपके लिसनर्स हैं या फिर जो आपके ऑडियंस हैं उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट सेंटेंसेस, गुड प्रोनाउंसिएशन और स्टीडी पेस, ये तीनों चीजें आपके एक अच्छे स्पीकर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन?
वी आर आस्किंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। देखा जाए तो चारों के चारों ही आपके अच्छे टूल्स हैं और आपके बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एंड द राइट आंसर इज लैंग्वेज। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है जिसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें, देन आपका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से फ्यूटाइल हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो जाएगा। सोच के देखिएगा कि अगर आप एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं जहां पे जो स्पीकर है वो किसी ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा है जो आपको आती ही नहीं है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा स्पीकर क्यों ना हो, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, वहां पे वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। सो लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these must be avoided in any presentation? And the right answer is complex words. जैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को आपको अपनी स्पीच में यूज नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से जो आपके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो भी आपके ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं। इसी वजह से एज अ प्रेजेंटर आपको कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन में कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो है वो यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इनइफेक्टिव बना देते हैं। इसके अलावा प्रॉपर ग्रामर, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड क्लियर वॉइस, ये तीनों चीजें आपको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करनी चाहिए। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, ये जो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके पढ़ने का, समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। हमेशा केवल उस ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए जो सही है, उन ऑप्शंस पे भी ध्यान दीजिए जो गलत है, क्योंकि वो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देके जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is the best way to establish a proper rapport with audience? रैपो का मतलब होता है एक शॉर्ट रिलेशन बनाना, एक टेम्परेरी टाइप का रिलेशन बनाना, जिससे कि ऑडियंस और स्पीकर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो रैपो बनाने से आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। एक छोटा सा एक रिलेशनशिप बनाने से, टेम्परेरी रिलेशनशिप बनाने से आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इनमें से कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप अपने ऑडियंस के साथ रैपो बना सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट बनाने से, जब भी कभी आप बोलते हैं तो आपसे हमेशा बोला जाता है कि आप आंखों में देखिए, सामने वाले की आंखों में देखिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटिमिडेटिंग, बहुत ज्यादा देर तक नहीं देखना है क्योंकि वो आपका थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है। लेकिन आई कांटेक्ट जो होता है, इसका एक रूल होता है जो आपने जरूर पढ़ा होगा जिस समय आपने इसको, जब ये चैप्टर आपने कंप्लीट किया होगा। तो आई कांटेक्ट अगर आप बना के रखते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है और वो सामने वाले व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास करने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर देता है कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन इज जेन्युइन। ठीक है, सो आई कॉन्टेक्ट कैन हेल्प यू एस्टेब्लिश अ रैपो विद योर ऑडियंस। इसके अलावा अगर आप किसी ऑडियंस की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं। दूसरा, वेविंग योर हैंड्स इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू डू विद लाइक मेकिंग अ प्रॉपर रैपो। स्टैंडिंग इरेक्ट, ये भी आपका कोई रैपो बनाने में बहुत ज्यादा मदद नहीं करता है। तो मेकिंग आई कॉन्टेक्ट इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is a sign of under confidence? इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा फैक्टर है जो कि अंडर कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का को रिप्रेजेंट करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफिक्स्ड ऑन वन फेस। ट्रांसफिक्सिंग ऑन वन फेस का मतलब है कि आपके सामने मान लीजिए 100 आदमी बैठे हुए हैं और आप वहां पे एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस को देखे जा रहे हैं। तो आपका ये जो एक फेस को देखना है वो बेसिकली आपके अंडर कॉन्फिडेंस को शो करता है। ऐसा क्यों? आप अपने आप को सिचुएशन में विजुअलाइज करके देखिए कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपका एक दोस्त है जो आपको मोटिवेट करता है, वही आपके ऑडियंस में बैठा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ अपने दोस्त को देखेंगे, बाकी सारे लोगों से आप आई कॉन्टेक्ट बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से ये जो अंडर कॉन्फिडेंस, ये एक बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंस का एक सिंबल होता है कि आप केवल एक ही फेस को देखे जा रहे हैं। तो जब भी आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं, जब भी आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सारे ऑडियंस को इक्वली आई कॉन्टेक्ट दें। ठीक है, इसके अलावा पॉइंटिंग योर फिंगर, आपका ये सब आपके अंडर कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में नहीं आते। यूजिंग योर हैंड्स, दे ऑल्सो लाइक डोंट कम इन द कैटेगरी ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is an exchange of words
while dash is a transformation of thoughts and words into meaningful action. यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, so just read the options and get to the right answer. And the correct answer is B, conversation communication. So let's complete the sentence. Conversation is an exchange of words, while communication is the transformation of thoughts and words into meaningful action. हमेशा याद रखिए बच्चों, कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. अगर मैं बात करूं केवल कॉन्वर्सेशन की, तो कॉन्वर्सेशन केवल और केवल 2 लोगों के बीच में एक इनफॉर्मल डायलॉग होता है. 2 लोग आपस में मिले, रास्ते में जा रहे हैं, आपस में मिले, उनके बीच में कुछ बातें हुई, हेलो हाय हुई और आपका कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया. लेकिन कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड टर्म है. कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का एक पर्पस है और वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डिलीवर होनी चाहिए. तो कम्युनिकेशन में कॉन्वर्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, नो डाउट, लेकिन कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही इनफॉर्मल टाइप का डायलॉग होता है. कम्युनिकेशन एक फॉर्मल और बहुत ही पर्पस ड्रिवन टाइप का एक आपका डायलॉग होता है या फिर एक आपका प्रॉपर इंटरेक्शन होता है. तो कम्युनिकेशन एक बड़ी टर्म है, फॉर्मल टर्म है, एक बहुत ज्यादा अच्छी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बट कॉन्वर्सेशन वो जो है वो आपका एक बहुत ही छोटी सी टर्म है जो कि एक सिंपल डायलॉग को रिप्रेजेंट करता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वर्सेशन एंड अ कम्युनिकेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के देखने हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है. एवरी कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन. Effective communication essentially involves a conversation. Effective communication requires ability to debate and argue. And the right answer is B. Effective communication essentially involves a conversation. इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में कॉन्वर्सेशन, अगर अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कॉन्वर्सेशन जरूर होना चाहिए. ठीक है, तो बिना कॉन्वर्सेशन के आपका कम्युनिकेशन जनरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. बाकी सारे स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं. एवरी कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन. मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक दोस्त मिल गया, हाय बाय हुई, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको सिंपल एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन बोलेंगे. ठीक है, तो ए इज नॉट द राइट आंसर. सेकेंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एबिलिटी टू डिबेट एंड आर्ग्यू. हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन में कभी भी आपका पर्पस डिबेट करना या आर्ग्यूमेंट करना या सामने वाले बंदे को रिजेक्ट करना नहीं होता है. कम्युनिकेशन में आपका सोल पर्पस होता है अपनी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव तरीके से पास ऑन करना. ठीक है, तो ए और सी आपके सही ऑप्शंस नहीं है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the more critical aspects of communication is more critical. Now more का मतलब है कि इन चारों में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट आपको more जो ज्यादा appropriate है उसको आपको यहां पे टिक करना है. So the correct answer is silence. Always remember, fluency in language is also required. Ability to speak loudly is also required. लेकिन साइलेंस जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल होता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन. जब तक आप लिसनिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तब तक आप कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. और लिसन यानी अच्छे तरीके से सुनने के लिए आपको चुप होना जरूरी है, आपकी साइलेंस बहुत जरूरी है. सो कम्युनिकेशन का एक सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट आपका कहलाता है साइलेंस. हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपका कम्युनिकेशन फेल होता है, 99% कैटेगरीज में या 99% केसेस में आपके कम्युनिकेशन का फेल होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको सुनना नहीं आता, आप सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते. तो साइलेंस इज द करेक्ट आंसर. गेटिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्किल्स आर. सोशल स्किल्स आर. And the right answer is
methods to communicate effectively. Social skills आपका एक set of skills होता है जहां पे आपका sole purpose होता है अपने information को, अपने message को सामने वाले व्यक्ति को deliver करना. तो अगर आप communicate करना बहुत अच्छे से जानते हैं, then you are a good social player, right? So, like, why other three things are not correct? Methods to give effective presentation. Presentation एक पर्पस के लिए दी जाती है जहां पे आपका पर्पस जो होता है वो अपने किसी चीज को प्रमोट करना या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना या किसी इस तरीके से आपको मतलब यूज की जाती है प्रेजेंटेशन. तीसरा, मेथड्स टू डिलीवर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो भी एक पर्पस के लिए की जाती है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है. एंड मेथड्स टू लर्न सोशियोलॉजी इज एंटायरली रॉन्ग आंसर. सो मेथड्स to communicate effectively is basically the set of skills which are known as the social skills. Effective social skills result in a strong relationship which bring. Please choose the right answer. And the right answer is happiness, satisfaction and better outlook on life. देखिए, सोशल स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा जो आपका फायदा होता है आपकी लाइफ में वो ये होता है कि यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फैक्शन, यू फील सेटिस्फाइड एंड यू ऑल्सो सी अ बेटर आउटलुक ऑन लाइफ. आप लोग देखिएगा, जो लोग अकेले रहते हैं या फिर जो लोग सोसाइटी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, दोज पीपल आर जनरली सैड, डिप्रेस्ड और उनका जो एक ओवरऑल एस्पेक्ट होता है लाइफ का वो थोड़ा सा नेगेटिव शेड में होता है, ठीक है. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग सोशलाइज करें या फिर आप लोग सोसाइटी में इन्वॉल्व रहें. तो सोशल स्किल्स जो होते हैं वो आपकी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड बेटर आउटलुक ऑन लाइफ, इन तीनों को आपकी लाइफ में लेके आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द ऑड वन आउट. बेनिफिट्स ऑफ सोशल स्किल्स इंक्लूड. नाउ ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन में ना एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन छुपा होता है. अब जरा अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो आपको ये लगेगा कि आपको बेनिफिट्स ऑफ सोशल स्किल्स को इंक्लूड करना है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको वो चीज बतानी है या वो फैक्टर बताना है जो आपके सोशल स्किल्स के बेनिफिट्स को नहीं बताता है या फिर नहीं रिप्रेजेंट करता है. सो जस्ट पिक आउट द राइट आंसर. इट्स वेरी इजी. I hope you can understand. So the right answer is manipulation and fraudulent tactics. बाकी तीनों जो हैं, expansion of your network, ये भी social skill का एक benefit होता है, gaining feedback and referrals and accomplishing task. ये तीनों आपके social skills के बहुत अच्छे benefits होते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन एंड फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स जो होता है ये सोशल स्किल्स का बेनिफिट नहीं होता है. इसलिए आप सोशल स्किल्स डेवलप नहीं करते कि आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर सके या फिर उसके साथ फ्रॉड कर सके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड स्मॉल स्टैंड्स फॉर इन टर्म स्मॉल टॉक. स्मॉल टॉक में स्मॉल वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसके बारे में. सो आई बिलीव यू कैन एक्चुअली करेक्ट द राइट आंसर. And the right answer is light social conversations. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपको आपका दोस्त मिल जाता है तो आप 1 मिनट के लिए उसके साथ खड़े होकर कुछ बातें कर लेते हैं. आप पूछ लेते हैं कि भाई और घर पे सब कैसे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो वो जो छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है वही बेसिकली आपका कहलाता है स्मॉल टॉक, ठीक है. तो इसीलिए उसको स्मॉल बोला जाता है क्योंकि वो लाइट सोशल कॉन्वर्सेशन होता है. Coming to the next question, which one of these is not a right way to start a good conversation? एक अच्छे conversation को start करने के लिए आपको अच्छे starting statements चाहिए होते हैं. तो इनमें से कौन सा ऐसा statement है जो कभी भी आप use नहीं कर सकते अगर आप एक अच्छा conversation start करना चाहते हैं? And the right answer is listen, come here. देखिए, एक सिंपल सी बात है. अगर आप कहीं पे खड़े हुए हैं और अचानक से आपको कोई ऐसे बुलाता है, अरे सुनो इधर आओ जरा. सो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप थोड़ा सा थ्रेटन फील करेंगे. ये जो बुलाने का तरीका है ये बहुत गलत तरीका है. इसका मतलब है कि सामने वाले के अंदर एक ईगो है जो अपने आप को बहुत बड़ा मान के चल रहा है और आपको बहुत छोटा मान के चल रहा है, इसलिए वो आपको इस तरीके से बुला रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जब भी कभी आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं या फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं. जैसे अगर आप किसी के साथ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, सर आई नोटिस दैट यू वर इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट बुक.
एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ गुड रीडर एंड डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ से अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप सामने वाले व्यक्ति को अप्रिशिएट करके स्टार्ट कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न इन म्यूजिक, आई बिलीव दैट आई एम ऑल्सो अ गुड लिसनर, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद कोई भी कॉन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आपको एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है सामने वाले व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना। सामने वाले व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दो और आप उससे कोई एडवाइस मांगो। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई नीड सम एडवाइस ऑन स्टडीइंग मैथमेटिक्स, डॉट डॉट डॉट, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। लेकिन कभी भी आप लिसन, कम हियर, अरे सुनो, इधर आओ जरा, जब आप इस तरीके से बुलाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस नहीं करेगा और वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वो बहुत ही बिटर टाइप का कॉन्वर्सेशन होगा। ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू अवॉइड कॉन्वर्सेशनल बैरियर्स आर, और सॉरी इज। कॉन्वर्सेशनल बैरियर्स का मतलब होता है बच्चों कि जहां पे आप अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हिकअप आ रहा है, या फिर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्वर्सेशनल बैरियर क्रिएट कर सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज टू लिसन टू द अदर पर्सन। यानी अगर आप कॉन्वर्सेशनल बैरियर्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बोलने से पहले सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, तभी आपका कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन हो सकता है। पर्पसफुल सोशलाइजिंग इज, सोशलाइजिंग का मतलब सोशल होना या फिर लोगों से मिलना जुलना। तो पर्पसफुल सोशलाइजिंग का मतलब क्या है? वैसे तो वर्ड्स अपने आप में क्लियरली डिफाइन कर रहा है। आई होप यू कैन सेलेक्ट द राइट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरेक्टिंग विद पीपल टू ईच अदर। सोसाइटी का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं जिससे कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है, तो सोशल होने का मतलब या सोशल होने का एकमात्र पर्पस होता है एक दूसरे की अच्छे तरीके से मदद करना। उनका मतलब ये नहीं होता सोशल होने, सोशल किसी आपका बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता है कि भाई सोशल होना कि आप इसलिए सोशल हो रहे हैं कि आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकें, या फिर आप जो है कोई अपना लाइक यू कैन ग्राइंड योर ओन एक्स, नो नॉट लाइक दैट। तो सोशल होने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक दूसरे की हेल्प करना। आपको जरूरत हो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी हेल्प कर सके, और सामने वाले व्यक्ति को जरूरत हो तो आप उसकी हेल्प कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड नेटवर्क विद फ्रेंड्स वन मस्ट। I believe this is an easy question. We have already discussed it. And the right answer is give undivided attention to the person one is speaking. जो भी व्यक्ति बोल रहा है, अगर आप उसके साथ एक अच्छा नेटवर्किंग क्रिएट करना चाहते हैं या फिर उसके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमेशा जो भी वो बता रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी पूरी अटेंशन उसको दीजिए विदाउट deviating your attention to the electronic gadgets, looking at the phone every time, or speaking to somebody else while he is not looking at you. So हमेशा ध्यान रखिए कि किसी सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी नेटवर्किंग के लिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पोस्चर फॉर एक्टिव लिसनिंग। अगर आप एक एक्टिव लिसनर की तरह बिहेव करना चाहते हैं या फिर आप एक एक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं तो आपका पोस्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पोस्चर है? पोस्चर मतलब आपकी बैठने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, बॉडी पोस्चर जिसको हम बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा तरीका है जो आपका एक्टिव लिसनिंग को प्रमोट नहीं करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज सिट स्टिफली विद आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस्ड। ऑलवेज रिमेंबर, आपका अगर आप आर्म क्रॉस करके बैठते हैं या फिर लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल सिंबल होता है जो सामने वाले व्यक्ति को ये बताता है कि आप उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो कभी भी अगर आप एक एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं या फिर एक्टिव लिसनर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डू नॉट क्रॉस योर हैंड्स और आर्म्स और लेग्स। क्रॉस करके मत बैठिए। ठीक है, तो बैठने का तरीका क्या होता है? आप रिलैक्स्ड वे में ओपन हैंडेड बैठिए या फिर आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस यू कैन इजीली सी दे आर द राइट थिंग्स व्हिच you should always do for active listening. So the correct answer here is sit stiffly with arms, legs and crossed. Answer number C. Coming to the next question, which of these should be avoided while talking?
बात करते हुए इनमें से कौन सी चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज जार्गन। जार्गन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। जार्गन का मतलब होता है किसी डोमेन का स्पेसिफिक वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसी कोई भी वोकैबुलरी जो किसी डोमेन से रिलेट करती हो, वो आपका जार्गन कहलाता है। तो मान लीजिए कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं और आप मैकेनिकल से बिलोंग नहीं करते हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं बातें करते हुए बीच बीच में आपको जो बातें बता रहा हूँ उसमें मैं विस्कोसिटी या फिर उसमें मैं इंजन एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल, इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ, तो वो कहलाते हैं टेक्निकल जार्गन, जिसका मतलब सामने वाला व्यक्ति ना समझ पाए लेकिन आप समझ पा रहे हो। तो दीज आर कॉल्ड टेक्निकल जार्गन। तो जब भी कभी आप बात करना चाहते हैं, एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो जार्गन्स को हमेशा आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following makes you a poor listener in a conversation? आपके कॉन्वर्सेशन में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको एक पुअर लिसनर की तरह रिप्रेजेंट करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी फैक्टर या कोई भी चीज अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। अगर आप लाउड नॉइज हो रही है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में, आप उससे अनकंफर्टेबल हैं, या फिर आपको फिजिकल पेन जैसे कि फीवर या कोई और फिजिकल आपकी कोई कैसा भी फिजिकल फ्रिक्शन आप फेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई मेंटल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्पीकर के ऊपर, और इस वजह से आप एक पुअर लिसनर की कैटेगरी में वहां पे आ जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द एबिलिटी and I believe you can easily guess the correct answer. The correct answer is both A and B. क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर आप रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि यू वांट टू बिल्ड की कनेक्शंस, आप और रिलेशनशिप्स अच्छे बनाना चाहते हैं, एंड नंबर 2 यू वांट टू मेंटेन द हेल्दी रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप आपने बनाए हैं आप उनको उनकी हेल्थ को आप उनको बरकरार रख सकें या फिर आप उनको कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मार्ट गोल कॉन्सेप्ट डिनोट्स टू। ये आपको याद होना चाहिए, स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है। ये एक एक्रोनियम है, जिस एक्रोनियम का मतलब होता है जब आप बहुत सारे वर्ड्स के पहले अल्फाबेट या पहले लेटर को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो आपका एक्रोनियम कहलाता है। सो द राइट आंसर इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हमेशा याद रखिए, गोल सेटिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको हमेशा अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करने चाहिए। जब भी कभी आप गोल सेट करें तो उनका गोल्स का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट इज एन एक्रोनियम, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। ये पांचों क्वालिटी आपके गोल के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका गोल स्टेटमेंट जो है वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट कहलाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीच एंड कॉन्वर्सेशन डिफर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। स्पीच एंड कॉन्वर्सेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं या फिर कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज स्ट्रक्चर, डिलीवरी एंड लैंग्वेज। आपके स्पीच में और जनरल कॉन्वर्सेशन में स्पीच एक फॉर्मल टाइप का कंटेंट डिलीवरी होती है, ओरल डिलीवरी होती है, जिसमें आप पूरी तरीके से फॉर्मल होते हैं, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फॉर्मल होता है, डिलीवरी भी एकदम इम्पैक्टेबल होना चाहिए, लैंग्वेज भी एकदम रिफाइंड होनी चाहिए। कॉन्वर्सेशन के अंदर आप कोर्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप बीच बीच में रीजनल स्लैंग्स यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कॉन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं। डिलीवरी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चर, डिलीवरी एंड लैंग्वेज, these are the three factors on grounds of which you can differentiate speech and conversation. Coming to the next question. In a conversation, interest can be aroused and sustained through. आपके कॉन्वर्सेशन में किस तरीके से आप इंटरेस्ट को जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं? And the right answer is questions, answers, opinions, examples, and information. So you need to remember this.
अगर आप अपने डायलॉग को, अपने कॉन्वर्सेशन को एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बनाना चाहते हैं तो आपके उसमें क्वेश्चन आंसर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। आप सामने वाले से कुछ क्वेश्चंस आप पूछें, सामने वाला आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, अपने ओपिनियंस होने चाहिए, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड हो। अगर ये सारे फैक्टर्स आपकी कॉन्वर्सेशन में हैं तो आपका कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। Getting to the next question, dash can help in improving your social skills. Now, which factor can help you in improving your social skills? And the correct answer is feedback. Remember that criticizing can never help you improve your social skills. Introspection can help you improve your personality. आपकी personality को improve करने में आपकी help कर सकता है, लेकिन social skills को improve करने के लिए आपका feedback, आपको जो feedback मिलता है वो बहुत important है। अगर सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि सर जब आप बोलते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं, तो ये फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस चीज को इंप्लीमेंट करना है कि आप थोड़ा धीरे धीरे बोलें, जिससे कि आप अपने सोशल स्किल्स को और एनहेंस कर सकें और सामने वाले व्यक्ति आपको अच्छे से समझ पाए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वहां पे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पे हमने बताया था कि हमारा एम्पैथी क्या होता है। एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति के शूज में अपने आप को रख के देखना या फिर सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन में अपने आप को रख के देखना। तो एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिमस आप मान सकते हैं। I hope now you can answer the question. So the right answer is identify your emotions and emotions of others and respond appropriately. So अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप सामने वाले के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके बेसिस पे आप एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। Getting to the next question, if you are experiencing success and feeling superior to other peers, you are most likely experiencing which type of emotion? Socially engaging. Socially engaging का मतलब होता है सोसाइटी से जुड़ना, और नेगेटिव और पॉजिटिव तो आप जानते ही हैं। So please guess the right answer. And the right answer is socially disengaging positive emotion. अब यहाँ पे बेटा मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपके जनरली जो जनरली जो आपके ये इमोशंस होते हैं ये आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सोशली एंगेजिंग पॉजिटिव इमोशंस, सोशली एंगेजिंग नेगेटिव इमोशंस, सोशली डिसएंगेजिंग पॉजिटिव इमोशंस एंड सोशली डिसएंगेजिंग नेगेटिव इमोशंस। यानी सोशली एंगेजिंग पॉजिटिव इमोशंस का मतलब क्या होता है, जब आप सोसाइटी से जुड़ रहे हैं और आप खुद भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो आप कहलाते हैं सोशली एंगेजिंग पॉजिटिव इमोशंस। जैसे आप किसी शादी में या बर्थडे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सोसाइटी से जुड़ भी रहे हैं और आप अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। सोशली एंगेजिंग नेगेटिव इमोशंस का मतलब क्या होता है, जब आप सोसाइटी से जुड़ रहे हैं लेकिन आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं या फिर आप कोई नेगेटिव कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी से एक कॉकटेल या मॉकटेल पार्टी पे मिल रहे होते हैं, देन यू आर कंज्यूमिंग एल्कोहल। आप सोसाइटी से मिल तो रहे हैं लेकिन आप एक नेगेटिव इमोशंस के थ्रू मिल रहे हैं। इसी तरीके से सोशली डिसएंगेजिंग पॉजिटिव इमोशन का मतलब क्या होता है, आप सोसाइटी से हटके, यानी आप जो है बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अकेले में बैठ के, तो आप सोसाइटी से अलग हो रहे हैं, डिसएंगेज हो रहे हैं लेकिन एक पॉजिटिव इमोशन के साथ हो रहे हैं। और सोशली डिसएंगेजिंग विद नेगेटिव इमोशन, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप अकेले में सॉलिट्यूड में रोना चाहते हैं, बैठ के आप अपने आंसू बहाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आप सोशली डिसएंगेजिंग नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे हैं। तो ये चारों जो होते हैं आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो सोशली डिसएंगेजिंग पॉजिटिव इमोशन का मतलब है कि आप सोसाइटी से डिसएंगेज हो रहे हैं, यू आर फीलिंग सुपीरियर टू अदर पीयर्स, आप बहुत अपने आप को अच्छा मानते हैं, आप बहुत स्किल्ड मानते हैं, इसी वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों से अलग हैं। तो आप यहाँ पे खुद तो पॉजिटिव हैं लेकिन सोसाइटी से अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। इनमें से कौन कौन से आपके
कॉन्वर्सेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन कौन से आपके कॉन्वर्सेशन के फैक्टर्स हैं. So I believe you can guess the right answer and the correct answer is all of these. Content भी बहुत important होता है, process जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं, converse कर रहे हैं, वो बहुत important होता है, और आपकी timings ये भी बहुत important होती हैं. ऐसा नहीं है कि आप बहुत देर तक बात करते रहेंगे, एक specific timing होनी चाहिए जहां तक आपका conversation बहुत effective होता है. Getting to the next question. Conversation creates. This is very simple. And the correct answer is both of these. Conversation आपके connections भी बनाता है और relationship भी बनाता है. Now connections और relationship में difference आपको clear होना चाहिए. Facebook पे आप conversation कर सकते हैं, आप connections बना सकते हैं, आप Twitter पे आप connections बना सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको जेन्युइनली एंगेज होना होगा उस व्यक्ति के साथ और जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट दिखाना होगा, उसको सुनना होगा. सो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. कनेक्शन और रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं. कनेक्शन एक बहुत छोटी सी रिलेशनशिप होती है जो कि गोल ओरिएंटेड होती है. जरूरत पड़ने पे आप बात भी कर सकते हैं और हो सकता है कि आप बात ना भी करें. रिलेशनशिप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है जहां पे सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके सुख दुख में आपकी हेल्प करेगा. ठीक है, तो कनेक्शन और रिलेशनशिप में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. Coming to the next question, which of the following are the feature of socialization? Socialization का feature इनमें से कौन-कौन से हैं? And the correct answer is both A and B. जो सोशलाइजेशन है वो इनकलकेट्स डिसिप्लिन, यानी आपके अंदर जो है वो डिसिप्लिन भी लेके आता है. इसके अलावा इट हेल्प्स यू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर. आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है. जब आप सोसाइटी में होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगते हैं. ये चीज़ आपने देखी भी होगी. सोशल बिहेवियर जो होता है वो एक बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिफरेंस आता है. घर पे आप कैसे भी रहते हो, लेकिन जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो एकदम टिप टॉप बन के रहता है ना, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को आप दिखाना चाहते हैं. तो ये ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम भी आपका सोशलाइजेशन ही करता है. ठीक है, coming to the next question, the ability to communicate effectively is a dash social skill. Now I believe this is very easy, so you can guess the right answer is B, core social skill. core का मतलब होता है जो बहुत important होता है या फिर जो आपका like ultimate importance का एक topic होता है, वो आपका core topic कहलाता है. So the ability to communicate effectively is a core social skill. The feedback should be about dash and not dash. And the correct answer is the feedback should be about behavior and not personality. आप लोगों ने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि बुराई से लड़ो, बुरे व्यक्ति से नहीं. तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जब भी कभी आप किसी को फीडबैक दें, फीडबैक देना भी अपने आप में एक आर्ट होता है. अगर आप एक गलत तरीके से फीडबैक देंगे तो सामने वाला व्यक्ति ऑफेंसिव फील कर सकता है, वो आपसे मतलब डिसएंगेज हो सकता है या फिर वो आपसे एक तरीके से डिस्कनेक्टेड हो सकता है. तो फीडबैक हमेशा बिहेवियर के बारे में दीजिए, पर्सनालिटी के बारे में नहीं. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति जो है वो आप पे बहुत गुस्सा करता है. ठीक है, तो आप इस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं कि वैसे तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा जो है वो आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डाउन कर देता है. तो यहाँ पे आपने जो फीडबैक दिया वो उनके एक बिहेवियर यानी गुस्सा करने को दिया. अगर आप इसकी जगह पे ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप गुस्सा करते हैं. तो ये जो मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता वाला जो स्टेटमेंट है ये आपने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में दे दिया. तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो गलत हो गया. तो फीडबैक देने का तरीका हमेशा ये होता है कि आप बिहेवियर को फीडबैक दें, व्यक्ति को फीडबैक ना दें. आप उस व्यक्ति को बताएं कि आपका ये बिहेवियर जो है इसमें ये रेक्टिफिकेशन जरूरी है. ठीक है, तो बिहेवियर को हमेशा फीडबैक दिया जाता है, कभी भी पर्सनालिटी को फीडबैक नहीं दिया जाता. वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग इज, आप जब भी कभी अपना गोल बनाते हैं तो आपका कौन सा एक प्रिंसिपल है जो आप यहाँ पे यूज करते हैं? एंड द राइट आंसर इज क्लैरिटी. आपके गोल का क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे, you can never embark upon the journey to achieve your goals.
सो ऑलवेज रिमेंबर क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जिसमें क्लैरिटी ना हो, तो क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मल्टीपल गोल्स, अगर आप एक साथ बहुत सारे गोल्स लेके चल रहे हैं, एक साथ बहुत सारी नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दो नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी या फोकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो रिमेंबर क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल अचीविंग द गोल्स। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन मीन्स, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। स्टेइंग ऑन अ टॉपिक, जब एक बार एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो एक ही चीज के बारे में बात करिए, अपने टॉपिक को इधर उधर घुमाइए मत, ठीक है। दूसरी चीज, आस्किंग क्लियर क्वेश्चंस। जब भी कभी आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं या रिस्पेक्टफुल बनाना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चंस पूछिए, क्लियर क्वेश्चंस पूछिए। एंड नंबर 3, रिस्पॉन्डिंग फुल्ली टू द क्वेश्चंस। और जब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उनको पूरी तरीके से आंसर करिए। तो ये आपका रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन कहलाता है, ये आपकी म्यूचुअल रेस्पेक्ट कहलाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन इंट्रोवर्ट ट्रेट इज आर। आई बिलीव इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आप जानते होंगे, तो उसके बेसिस पे आंसर बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज enjoying solitude, spending time in solitude. नाउ इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो केवल अपने आप में इन्वॉल्व रहते हैं, जो सोसाइटी से थोड़ा सा कट के रहते हैं, सोसाइटी से थोड़ा सा हट के रहते हैं। वो सोशल एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जनरली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो एक्सट्रोवर्ट की जो लाइफ होती है जनरली वो सोसाइटी के अंदर ही बीतती है, वो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। लेकिन जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन होता है वो कोशिश करता है कि वो अकेले में अपना टाइम स्पेंड कर सके, कुछ भी करते हुए। सो इंट्रोवर्ट ट्रेट इज एंजॉयिंग स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है शांति, जब आप शांति में बैठ के अकेले में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, courtesy means. What is the meaning of courtesy? You need to correct the right answer. And the correct answer is both of these. कर्टेसी का मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर एंड प्लेजेंट बिहेवियर। और पोलाइट और प्लेजेंट बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है? पोलाइट का मतलब होता है कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति से बहुत आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन प्लेजेंट का मतलब होता है कि जो आप रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा भी लग रहा है। आप रिस्पेक्ट के साथ बात करते हुए भी सामने वाले व्यक्ति को इंसल्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, जैसे आप मेरे सामने बैठे और मैंने आपसे बोला कि भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, आप जैसा बोलते हैं ना मुझे तो बिल्कुल पसंद आता नहीं। आपकी जो बोलने का तरीका है ना वो बिल्कुल बहुत ही वाहियात है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला तो बहुत पोलाइटली है ना, मैंने बहुत ही स्लो लैंग्वेज में, बहुत ही कम पिच के साथ, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे करके बोला है, पोलाइटली बोला है। सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती मैंने नहीं की, मतलब सामने वाले व्यक्ति को मैं रूड नहीं लग रहा हूँ। लेकिन प्लेजेंट बिहेवियर मेरा नहीं। प्लेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। सो पोलाइटनेस में और प्लेजेंट बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप जब किसी से व्यक्ति से बात करें और आप कर्टेसी शो करना चाहते हो तो बेटा आपका बिहेवियर पोलाइट भी होना चाहिए और प्लेजेंट भी होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स एंड आई गेज आर एग्जांपल्स ऑफ। And the right answer is non-verbal communication. I believe आपको बहुत अच्छे से पता होगा दो तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर्स आते हैं, आई कांटेक्ट आता है, पोस्चर आता है, हैंड मूवमेंट आता है, और भी आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। Sometimes people combine elements of different languages in the same sentence. This is an example of. And the correct answer is code mixing. ये टर्म आप याद रख सकते हैं जब आप दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस के स्टेटमेंट्स को, वोकैबुलरी को या फिर वर्ड्स को आप यूज करते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है कोड मिक्सिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of non-verbal communication? This is very easy and the right answer is
अ वीडियो चैट आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बॉडी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी बॉडी के द्वारा दिया जाता है, और उसके अंदर आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट, ये सब चीजें आपकी आती हैं। तो वीडियो चैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। The ability to communicate in a particular culture, learning environments is an example of। आप किसी भी कल्चर में या कहीं पे भी आप एक अगर कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? And the correct answer is communicative competence। communicative competence का मतलब कि आप किसी चीज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सिंटेक्स जो होता है वो ग्रामर को बोला जाता है, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। सिमेंटिक्स हमेशा वर्ड के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है। और रेडिकल बिहेवियरिज्म जो होता है ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। The direct or indirect encouragement from one's own age group to participate in activities or behave in expected ways is called। And the correct answer is peer pressure। जब आपके साथ वाले लोग आपको एनकरेज करते हैं कुछ करने के लिए, जब आपको वो मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट, दैट इज कॉल्ड योर पीयर प्रेशर। आप हमेशा अपने साथ वाले लोगों को ये दिखाने के लिए करते हैं कि आप जो भी कुछ आप करते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को या अपनी सोसाइटी को या फिर अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए करते हैं कि भाई मैं जो है इस काम में एक्सेल कर सकता हूं या मैं यहाँ पे compete कर सकता हूं। तो दैट इज कॉल्ड योर पीयर प्रेशर। तो अच्छी कंपनी होनी बहुत जरूरी है। Which of the following is not a skill associated with emotional intelligence? कौन सा ऐसा स्किल है जो इमोशनल इंटेलिजेंस से यहाँ पे बिलोंग या एसोसिएट नहीं करता है? And the correct answer is expressing pride and anger। Always remember, जब आप अपने अंदर बहुत ईगो महसूस करते हैं या प्राइड महसूस करते हैं या गुस्सा महसूस करते हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस को कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग लव, व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों के लिए सेंसिटिव हैं, दूसरों के इमोशंस को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। सो प्राइड और एंगर या फिर आपका ईगो, इनका इमोशनल इंटेलिजेंस में कोई भी जगह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गांधीयन टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस? गांधीयन टेक्निक जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड वे है जहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के मेथड्स यूज करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका गांधीयन टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस में नहीं है? And the correct answer is none of the above। ये तीनों के तीनों आपकी गांधीयन टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का पार्ट हैं। इसमें हो सकता है हिजरत को आप ना समझ पाए। हिजरत का मतलब होता है लीविंग द प्लेस। जब भी कभी प्लेस, कोई भी जगह आपके लिए कंड्यूसिव ना रह जाए या फिर वहां पे लोग आपको परेशान करने लगे या वहां पे लोग आपकी बात ना मान रहे हो या आपको बहुत रेस्पेक्ट नहीं मिलती हो, तो आपको सिंपली वो जगह छोड़ देनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड हिजरत। तो गांधीयन टेक्निक बोलती है कि नॉन कॉपरेशन, यानी सामने वाले व्यक्ति का सहयोग बंद कर दीजिए या फिर आप उसको हेल्प करना बंद कर दीजिए, हिजरत कीजिए या फिर फास्टिंग कीजिए। इनके थ्रू आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस? इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज आई डोंट लाइक ओल्ड फॉक्स। सो नाउ ये प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जब आप अपने माइंड में एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए एक नेगेटिव फ्रेज बना लेते हैं तो आप बेसिकली उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ना तो आप उनको सुनेंगे, ना ही आप उनसे कभी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन में एक बहुत क्रिटिकल बिहेवियर या बैरियर क्रिएट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में सोशल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो प्रेजुडिसेस आर ऑलवेज डिस्करेज्ड। So the right answer is D. Coming to the next question, a stereotype. A stereotype is, what is a stereotype? And the right answer is a belief assigned to an entire group. A. अब देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये 4 चीजें होती हैं जिनको आप अगर अच्छे से समझें तो आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। पहली चीज, स्टीरियोटाइप, बायस,
प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि आपने अपने मन में एक स्टेटमेंट बना रखा है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि लाइक साउथ इंडियन, राइट। तो कुछ लोगों को लगता है कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो बहुत रूड होते हैं। तो मैंने अपने मन में जो है ये एक स्टेटमेंट बना रखा है कि साउथ इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये मेरा स्टीरियोटाइप है, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ दिमाग में सोच रखा है। तो जब तक आप सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं तो ये आपका कहलाता है स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है स्टीरियोटाइप जब तक केवल वो आपके माइंड में है। नाउ कमिंग टू द बायस, अब होता क्या है कि मान लीजिए आपकी एक शॉप है और आपकी शॉप में एक साउथ इंडियन आ जाता है। जब वो साउथ इंडियन आता है तो आपके दिमाग में एकदम से ना एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, ये साउथ इंडियन है और अब ये कुछ एग्रेसिव करेगा, ठीक है। तो आप जो क्या करेंगे, आप अपने से पहले से आप मन में सोच लेंगे कि मैं इसके साथ बिल्कुल यूजुअल बिहेवियर नहीं करूंगा और मैं इसके मुंह नहीं लगूंगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो वो कहलाता है आपका बाइसिंग, यानी आपने अपने एक्शंस के थ्रू, आपने अपने लाइक बिहेवियर के थ्रू उसको जो है थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बॉयकॉट कर दिया कि आप उसको जो है मतलब यूजुअल बिहेवियर या यूजुअल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं देंगे। नाउ थर्ड केस आता है प्रेज्यूडिस। अब अगर आप अपने बिहेवियर के थ्रू उसको शो करने लगे, आप उसको घूर घूर के देखे जा रहे हैं, जब आप उसको घूर घूर के देखे जा रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करेगा कि भैया आप मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने आया हूं। तो ये कहलाता है प्रेज्यूडिस, यानी आपने अपने बिहेवियर के थ्रू उसको शो करना शुरू कर दिया। और इसमें लास्ट स्टेप होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अब आप एक्शन पे उतर आए। एक्शन पे उतर आए मतलब आप उसको धक्के मार के अपने स्टोर से बाहर निकाल रहे हैं कि तो यहां से बाहर निकल, मैं किसी भी साउथ इंडियन को अपने स्टोर में एंटर नहीं करने दूंगा। सो डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली एक्शन बेस्ड, प्रेजुडिस इज बेसिकली बिहेवियर बेस्ड, बायसिंग इज बेसिकली लाइक नॉन वर्बल बिहेवियर बेस्ड, या फिर बेसिकली ये देखा जाए तो बायसिंग जो होती है वो आपकी मेंटली होती है ना। और जो स्टीरियोटाइप है वो केवल आपका एक बिलीफ होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन वो आपके माइंड में एक बिल्कुल फिक्स स्टेटमेंट होता है कि भाई साउथ इंडियंस जो है मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। तो ये आपका चारों में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप स्टीरियोटाइप, बाइस और इन सब चीजों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ रियलिस्टिक गोल। आपको याद होगा स्मार्ट गोल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो स्मार्ट गोल्स में जो आर होता है वो कहलाता है रियलिस्टिक, ठीक है। तो आपका कौन सा गोल इनमें से रियलिस्टिक है? एंड द राइट आंसर इज बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अब देखिए, अगर आप ये कहें कि मैं सुपर हीरो बनना चाहता हूं तो प्रोबेबली वो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। सुपर हीरो फिक्शन होता है। इसी तरीके से इनविजिबल अगर आप होना चाहें, मैं गायब होना चाहता हूं, रियलिस्टिक गोल नहीं है। हो सकता है साइंस के भी फ्यूचर में काम कर दे, बट अभी नहीं हो सकता है। बिकमिंग इमॉर्टल, आप चाहते हैं कि मैं कभी लाइक आई शुड नेवर डाई और आई शुड लिव फॉर एवर, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो चीज पॉसिबल होती है, पॉसिबल मतलब हमारी सोच के हिसाब से जो चीज पॉसिबल होती है उसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक गोल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन फॉर अ गोल टू बी रियलिस्टिक। एक गोल के रियलिस्टिक होने का मतलब क्या है? And the correct answer is D. The goal should present challenges but still be doable. याद रखिए बच्चों, रियलिस्टिक गोल होने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा इजी हो। अगर बहुत इजी होगा तो कोई भी उसको कर सकता है, वो गोल नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, आप उसको कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो गोल है वो आपका सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर ऐसा एक लाइक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो डिफिकल्ट भी हो लेकिन उसको किया जा सके। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 95% से ऊपर लेके आना है, सो 95% इज डूएबल। अगर आप मेहनत करें तो आप ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिल्कुल 100% लेके आना है, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, राइट। तो गोल को हमेशा रियलिस्टिक बनाना चाहिए जिससे कि वो आपको मोटिवेट कर सके, वो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मार्ट गोल। इनमें से कौन सा गोल जो है वो स्मार्ट है, जिसके अंदर पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिल रही हैं स्मार्ट। एंड द राइट आंसर इज आई विल गेट अ पैकेज ऑफ 12 लाख बाय 2025। नाउ कैसे पता लगा?
मुझे कैसे पता लगा कि ये मेरा जो गोल है ये मेरा स्मार्ट गोल है? देखिए, आप सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार कंपेयर करके देखिएगा। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, तो आपका गोल स्पेसिफिक है, आपने एक अमाउंट और डेट यहाँ पे दे रखी है। एम का मतलब मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास 12 लाख रुपए 12 लाख पर एनएम का पैकेज नहीं है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब आप उसको अचीव कर सकते हैं। 12 लाख पर एनम का जो पैकेज है वो बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो अचीवेबल है। आर फॉर रियलिस्टिक, क्या ये गोल रियलिस्टिक है? बिल्कुल है, आप इसको अचीव कर सकते हैं, इसमें कुछ भी इंपॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। टी टाइम बाउंड, क्या इसमें टाइम है कि कब तक आपको अचीव करना है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब केवल यही एक गोल स्टेटमेंट है जो कि आपके स्मार्ट गोल्स की कैटेगरी पे बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मार्ट गोल्स वो होते हैं जिनके अंदर आपकी पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो हियर द राइट आंसर इज सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? तो चारों स्टेटमेंट पढ़ के देखिए एक बार। And the correct answer is conversation skills alone can help in establishing sustainable social relationship. मैंने आपको पहले भी बताया था कि खाली कॉन्वर्सेशन से, merely conversation cannot help you in forging strong sustainable social relationship. कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपकी हेल्प करता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल स्किल्स को एस्टेब्लिश करने में। आपकी परसुएसिव नॉन वर्बल स्किल्स, आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, सब इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन खाली अगर आप केवल और केवल कॉन्वर्सेशन स्किल्स के बेसिस पे सोशल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन सोशल रिलेशनशिप बनाते टाइम आप ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस से काफी मदद मिल रही होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें आप कोई और सजेशन या कोई फीडबैक मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो सजेशंस मेरे तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and all the very best for your examination.